वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग एक बार फिर से अपना नया वीडियो लेके आ गए हैं। और लास्ट वीडियो में जैसे हमने बोला था 23 से 29 जनवरी के जो करंट अफेयर्स हैं उनको दो पार्ट में किया जाएगा, दो सीरीज़ में किया जाएगा। 10 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन की एक सीरीज, एक पार्ट रहेगा, 5 क्वेश्चन का अगला रहेगा। तो ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम पहले ही लेके आ चुके हैं। आपको पहले जो 5 क्वेश्चन थे इस सीरीज़ के उसको देखना है तो हमारा पुराना वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इस नए पार्ट की शुरुआत करते हैं और अगले 5 क्वेश्चन देखते हैं 23 से 29 जनवरी के बीच में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल विजडम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहले ही कर चुके थे। तो पैटर्न वही रहेगा कि क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा। ये क्वेश्चन पहले ही से है आपके स्क्रीन पे और अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। अराउंड 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। उसके बाद हम लोग उसका आंसर देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस सोर्स से वो लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। रिसेंटली एन ऑर्गेनिज्म विद द नेम ऑफ नोबल हेलन इज फाउंड इन द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश विच हैज़ disappeared in its known range of China, Vietnam and Cambodia. In what kind of organism is noble helen? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन बर्ड, बी बटरफ्लाई, सी फिश, डी बीटल। मतलब इन चारों में से कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है ये नोबल हेलन? तो चलिए आपको 30 सेकंड देते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, नोबल हेलन। कोई बर्ड नहीं है, फिश नहीं है, बीटल नहीं है, ये एक टाइप की बटरफ्लाई है। और नोबल हेलन जो एक बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है, ये अपनी प्रीवियसली नोन रेंज जो इसकी म्यांमार से और सदर्न चाइना से लेके वियतनाम के बीच में, वहाँ पे ये डिसअपियर्ड हो गई है। मतलब ये पहले सदर्न चाइना, साउथ चाइना, म्यांमार, वियतनाम, इन सब एरियाज़ में पाई जाती थी। थाईलैंड में भी पाई जाती थी, लेकिन थाईलैंड में अभी भी दिख जाती है। थाईलैंड में डिसअपियर नहीं है हुई है पूरी तरह से। और इसको फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया है इंडिया में। मतलब इससे पहले ये इंडिया में कभी नहीं रिकॉर्ड की गई। मतलब ये स्पीशीज़ नोन थी लेकिन इंडिया के बाहर नोन थी। अब इसको फर्स्ट टाइम इंडिया में रिकॉर्ड किया गया और इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश में ही इसको ढूंढा गया था। तो ये भी ये क्वेश्चन हमने बनाया था इस रिपोर्ट से, इस आर्टिकल से। 29 जनवरी 2023 में हिंदू में आया था। नोबल हेलेंस अरुणाचल यील्ड्स इंडियाज न्यूज़ बटरफ्लाई। मतलब इसमें यही बताया गया है कि ये पहले साउथ चाइना, वियतनाम, म्यांमार वगैरह में पाई जाती, फिर वहाँ से डिसअपियर्ड हो गई। लोगों ने माना कि शायद ये एक्सटेंट हो गई है, लेकिन अब इसको अरुणाचल प्रदेश में ढूंढा गया है फिर से। तो ये बात याद रखने वाली है कि ये कोई नई स्पीशीज़ नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम खोजी गई है। ये थी, एग्जिस्ट करती थी, लोग इसको जानते थे दूसरी कंट्रीज़ में, लेकिन ये इंडिया में फ़र्स्ट टाइम देखी गई, इंडिया में फ़र्स्ट टाइम पाई गई है। तो चलिए हम उसका चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डन। पहला स्टेटमेंट है द इंस्पिरेशन बिहाइंड दीज टाइप ऑफ गार्डन्स इज रिलीजियस। सेकेंड स्टेटमेंट है अकबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पर हु इंट्रोड्यूस दिस स्टाइल ऑफ गार्डन इन इंडिया। सर, और आंसर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। ए है 1 ओनली, ये एक्चुअली में 1 होएगा यहाँ पे। बी है 2 ओनली, सी है बोथ 1 and 2 एंड डी है नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है। तो इसके लिए भी आपको अराउंड 30 सेकंड दिए जाते हैं और उसके बाद आप आंसर कीजिएगा इसको। ये रहा इसका आंसर आपके स्क्रीन पे। आंसर इसका ए, पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि इंस्पिरेशन जो थी इस टाइप के गार्डन्स के
पीछे वो रिलीजियस थी, ठीक है, कोई रिलीजियस मोटिव से ये गार्डन्स बनाए गए थे। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एम्परर फर्स्ट मुगल नहीं था, ठीक है। तो आंसर इसका ए है। जो इंस्पिरेशन थी इस चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डन की, वो एक्चुअली हेवन पैराडाइज इसको बोलते हैं हम लोग, स्वर्ग, वो थी। और बाइबल में जैसे गार्डन ऑफ ईडन का मेंशन है, ठीक है, तो ये इस तरह के गार्डन जो हैं चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डन, उसी गार्डन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे, यह वही इनकी इंस्पिरेशन थी। और कुरान में भी, मुस्लिम्स की जो होली बुक है कुरान, उसमें भी हेवन को एज अ गार्डन के रूप में ही मेंशन किया गया। तो मुगल्स जो थे वो उसी जो ब्यूटी थी पैराडाइज की, वो जो हेवन की ब्यूटी थी, उसको अर्थ पे लाना चाहते थे, उस पर अर्थ पे बनाना चाहते थे। तो मेन इंस्पिरेशन जो इन चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डन्स की थी वो रिलीजियस थी, कोई सेक्युलर नहीं थी, मतलब रिलीजन उसका मोटिव था, ठीक है, क्योंकि बाइबल में इस तरह का मेंशन पाया गया और कुरान में भी इस तरह का मेंशन पाया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अकबर नहीं, बाबर फर्स्ट मुगल एम्परर था जिसने इस स्टाइल ऑफ गार्डन्स को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। उसका रीज़न ये था कि बाबर्स को गार्डन्स बहुत अच्छे लगते थे, फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छे लगते थे, और बाबर्स को जो इंडिया का हॉट वेदर था वो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो बाबर ऐसी गार्डन्स क्रिएट करना चाहता था अपने, मतलब इंडिया में, जहाँ पे क्या कहते हैं उसको, जो हॉट वेदर इंडिया का, वहाँ से थोड़ी रिस्पाइट मिल सके। तो इसीलिए वो अपना खुद का हेवन जिसको बोलते थे, वो खुद का पैराडाइज क्रिएट करना चाहता था अर्थ के ऊपर। तो इसी उसने ही इस चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डन को, जो कि ऑलरेडी सेंट्रल एशिया पर्शिया में फेमस थे, उनको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डन्स के कुछ फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। ये ऑलरेडी सेंट्रल एशिया पर्शिया में ये स्टाइल ऑफ गार्डनिंग या स्टाइल ऑफ गार्डन्स वहाँ पे थे, वहाँ पे प्रेवलेंट थे, ठीक है। और इनका जो मेन जो इनका प्लान होता है वो ऐसा होता है कि ये पूरे रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप के गार्डन्स होते हैं, और बीच में या तो वाटर पाथवेज बने होते हैं या फिर वाटर के चैनल्स बने होते हैं, और यहाँ बीच में कोई पवेलियन होता है, वाटर फाउंटेन होता है। और ये जो बड़ा वाला गार्डन है इसको चार अलग अलग गार्डन्स में, छोटे छोटे गार्डन्स में डिवाइड किया जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, क्योंकि ये चार बाग हैं, 1 2 3 4, चार बाग्स होते हैं, तो इसीलिए इनको चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग्स बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें एक बड़ा रेक्टेंगुलर और या फिर स्क्वायर गार्डन होता है जिसको फर्दर डिवाइड किया जाता है चार स्मॉलर गार्डन्स में, और इसमें फिर फ्रूट ट्रीज़ या दूसरे टाइप के ट्रीज़ लगा के इनकी जो ब्यूटी है, अपील होती है, वो बढ़ाया जाता है, ठीक है। और जैसे मैंने पहले बोला कि ये जो गार्डन्स होते हैं ये वॉक वेज से या बीच में वाटर फाउंट या फिर फ्लोइंग वाटर के चैनल से डिवाइड किया जाता है इनको स्मॉलर पार्ट्स में, ये ही मेन डिवीजन होते हैं। सेंटर में एक या तो जो बिल्डिंग कोई मसूलियम बना होता है, कोई आपका कोई पवेलियन टाइप का बना होता है जिसमें मुगल लेडीज़ बैठती थी, या फिर बीच में एक फाउंटेन होता है या कोई कोर्टयार्ड बना रहता था। तो इस तरह की जो चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग है इसको मुगल्स ने अपने टॉम्स, अपने फोर्ट्स में इम्प्लीमेंट किया है। मतलब कई फोर्ट्स हैं उनके जहाँ पे इस तरह के गार्डन्स आप अंदर जाओगे तो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल रेड फोर्ट में इस तरह के गार्डन्स हैं, हुमायूं की टॉम में भी इस तरह का गार्डन है, ताजमहल में भी इस तरह का गार्डन है। ताजमहल का जो मेन मॉन्यूमेंट है वो यहाँ एक प्लेटफॉर्म भी बनी है, और बीच के जो ये एरिया है जहाँ पे गार्डन है इसको चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग में इस तरह से डिवाइड किया गया है। यहाँ बीच में फाउंटेन है और यहाँ पे पानी बहता है, और साथ साथ वॉकवेज भी हैं। तो लेकिन इसके अपनी मॉन्यूमेंट्स, अपने मसूलियम्स, अपने फोर्ट्स में तो मुगल्स बनाते ही थे इस टाइप ऑफ गार्डन को, उसके साथ साथ ये स्टैंड अलोन चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डन्स को भी बनाते थे, चारबाग गार्डन्स को बनाते थे। मतलब एक अलग से गार्डन बना दिया जो चारबाग स्टाइल में होता है, वहाँ पे मुगल्स नोबल्स, मुगल लेडीज़ वगैरह जाती थी आराम के लिए। तो कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग के, ठीक है। आगरा में एक राम बाग है, राम बाग इसलिए फेमस है क्योंकि बाबर की जो कब्र थी सब फर्स्ट टाइम यहीं बनाई गई थी, फिर यहाँ से उसके रेमेंस को शिफ्ट किए गए थे काबुल में। आगरा में एक और फेमस है जिसको बाबर ने बनाया है, महताब बाग, और राम बाग को भी बाबर ने अपने लाइफ टाइम में ही बनवा दिया था। कश्मीर में है बहुत फेमस बाग, निशात बाग, शालीमार बाग बहुत फेमस है श्रीनगर में। अचल बाग एक टाउन है अचल, वहाँ पे है अचल बाग। चश्मा शाही बाग भी श्रीनगर में है। उसके अलावा पिंजौर गार्डन है चंडीगढ़ के पास, जो कि पंजाब में आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कश्मीर और पंजाब में। इसके अलावा और दिल्ली में भी कई गार्डन्स हैं लेकिन अब नहीं है, लेकिन एक गार्डन रह गया रोशनारा बाग जिसको बोला जाता है, वो भी चारबाग स्टाइल में ही बना है। और इंडिया के बाहर मतलब सेंट्रल एशिया पर्शिया में ये स्टाइल फेमस थी, इंडिया के बाहर पाकिस्तान में आ जाता है, वहाँ पे भी इस तरह के गार्डन आपको चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डन मिल जाएगी। रंजीत सिंह ने, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में हजूरी बाग नाम से एक गार्डन बनाया था जो कि इसी स्टाइल में है।
फिर काबुल में बाग बाबर है, जिस जो बाबर की याद में बना है वो। फिर बाग वफ़ा जलालाबाद, ये भी एक सिटी है अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ पे भी ये बाग बाबर बाग वफ़ा दोनों चार बाग सैलव गार्डन बना है। उसके अलावा चार बाग अब्बासी इस्फ़हान, ये पर्शिया मतलब ईरान में एक सिटी है इस्फ़हान, यहाँ पे चार बाग अब्बासी करके गार्डन, वो भी चार बाग सैलव में बना। और ये हमने फ़ोटोज़ भी दे रखी हैं कि ये चार बाग अब्बासी ये पर्शिया में है और ये हजूरी बाग लाहौर में है, जिसको रंजीत सिंह ने बनवाया था। तो ये क्वेश्चन इस न्यूज़ से लिया गया। ये न्यूज़ बहुत ही मतलब काफ़ी चर्चा में थी कि मुग़ल गार्डन्स का जो नाम है वो उसका नाम बदल के अमृत उद्यान रख दिया गया, और ये 29 जनवरी 2023 में हिंदू में निकली थी। इसके अलावा बाकी न्यूज़पेपर में भी निकली थी। तो मुग़ल स्टाइल जो मुग़ल गार्डन्स है वो मेनली वो चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग ही होती है, तो इसीलिए फेमस है। तो हम लोगों को थोड़ा सा चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग क्या होती है उसके बारे में जानना चाहिए, वो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या उसके फीचर्स होते हैं और किस किस गार्डन्स में इस स्टाइल को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 इस टाइप से है, इम्यून इम्प्रिंटिंग रिसेंटली सीन इन न्यूज़ कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज विच ऑफ द फॉलोइंग? A. It is immunity transferred to an individual through the blood transfusion. B. It is immunity imprinted into the person's immune system through stem cells. C. It is immunity provided by the bodily fluids. D. Immune imprinting is the tendency of the body to repeat its immune response based on the first variant it encountered through infection or vaccination when it come across a newer or slightly different variant of the same pathogen. तो चलिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, इसका आंसर कीजिएगा, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। इसका आंसर है डी। जो डी वाला स्टेटमेंट है वही सही है, बाकी सारे गलत हैं। इम्यून इम्प्रिंटिंग इज अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिपीट इट्स इम्यून रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट वेरिएंट एनकाउंटर्ड। इसी को हम लोग इम्यून इम्प्रिंटिंग बोलते हैं। इम्यून इम्प्रिंटिंग होता क्या है कि जब हमारा बॉडी जो होती है फर्स्ट टाइम एक्सपोज होती है किसी वायरस से, तो वो मेमोरी बी सेल्स एक टाइप की अब हमारा इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा बोल सकते हैं, एक टाइप की मेमोरी बी सेल्स प्रोड्यूस करती है, जो कि ब्लड सर्कुलेट में जो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करती रहती है और क्विकली, और यही मेमोरी बी सेल एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जो कि उस वायरस को जिसने इन्फेक्ट किया होता है उसके स्ट्रेन को क्या कहते हैं न्यूट्रलाइज करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम, अगर सेम टाइप का वायरस फिर से सेम वेरिएंट ही उस वायरस का इफेक्ट कर रहा है, तो हमारी जो ब्लड स्ट्रीम में मेमोरी बी सेल्स घूम रही होती हैं उसको पहचानती हैं और तुरंत एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि जब सेम वायरस का सेम वेरिएंट ना होकर कोई सिमिलर टाइप का वेरिएंट, मतलब जो कि म्यूटेंट हो उसका, वो आ जाता है, वो इंट्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, तब प्रॉब्लम आती है। क्योंकि इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या होती है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उस केस में उसको नई बी सेल्स, कोई नई मेमोरी बी सेल्स बनानी चाहिए जो कि उस नए वेरिएंट के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी जो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन होता इसके अलग है। होता क्या है कि वो जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में पुरानी वाली मेमोरी बी सेल्स टहल रही होती हैं, वो घूम रही होती हैं, उन्हीं को डीएक्टिवेट कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम, और वो पुरानी ही टाइप की एंटीबॉडीज़ बनाता है जो कि नए वेरिएंट के लिए इफेक्टिव नहीं होती। पुराने वेरिएंट्स को तो एक आप न्यूट्रलाइज कर सकती थी, वो पुराने वेरिएंट्स के लिए तो वो इफेक्टिव थी, लेकिन नए वेरिएंट्स जो कि नया म्यूटेशन है उसमें इफेक्टिव नहीं होती है। तो उससे होता क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम सेम वायरस के नए वेरिएंट के सामने मतलब कमज़ोर पड़ जाता है, उसको इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, और हम नए सेम वायरस के नए वेरिएंट से अफेक्ट हो जाते हैं नए टाइप के, मतलब, और वो जो वायरस होता है वो बीमारी हमारी बॉडी में मतलब लगती रहती है और हम उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको इफेक्टिवली काउंटर नहीं कर पाते हैं। और ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिली थी कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे ये चीज़ें हो रही थी कि कोविड का जो वेरिएंट था, कोविड का जो वायरस था, वो बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व हो रहा था, बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट कर रहा था। तो हमारी बॉडी में जो पेशेंट्स उनकी बॉडी में ये चीज़ देखी गई कि एक बार जो वैक्सीनेशन के थ्रू या फिर इन्फेक्शन के थ्रू जो कि इंट्रोड्यूस जिनमें इस तरह का वायरस आ चुका है, वो पुरानी वाली ही मेमोरी सेल्स बना रहा था
पुरानी वाली मेमोरी पीसेस बना रहा था जो कि नए नए म्यूटेटेड वेरिएंट के अगेंस्ट में इफेक्टिव नहीं थी। इसकी वजह से जो आपका कोविड था उसको काउंटर नहीं कर पा रहे थे आसानी से हेल्थ केयर सिस्टम हमारा। इनफैक्ट हमारे वैक्सीनेशन भी उसके खिलाफ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो जल्दी जल्दी म्यूटेट कर रहा था और नए वेरिएंट के अगेंस्ट में यही इम्यून इम्प्रिंटिंग हो जा रही थी। कोई नया एंटीबॉडीज़ नई मेमोरी बेसिस नहीं प्रोड्यूस होगी, पुरानी वाली रिएक्टिवेट होती थी जो कि इफेक्टिव नहीं होती थी, जो उसको न्यूट्रलाइज कर ही नहीं पा रही थी। तो ये प्रॉब्लम कोविड के टाइम पे हम लोगों को देखने की पड़ी थी, जिसकी वजह से जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ और मेमोरी बी सेल का डेवलपमेंट था वो लिमिट हो गया था, वो मतलब इफेक्टिव नहीं रह गया था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था नए बीमारी के ऊपर, नए वेरिएंट के ऊपर। तो ये हमने इम्यून इम्प्रिंटिंग को डिस्कस कर लिया और ये क्वेश्चन हमने लिया था 24 जनवरी 2023 के द हिंदू के जो एक्सप्लेन वाला होता है वहाँ से लिया था। तो ये एक्चुअली में ये हिंदू का नहीं है, ये हम लोग ने इंडियन एक्सप्रेस का लिया हुआ है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जिसको हमने लिया है यहाँ पे, जो कि 24 जनवरी डेट सही है, 24 जनवरी 2023 का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था व्हाट इज़ इम्यून इम्प्रिंटिंग, तो वहाँ से लिया गया है। तो ये उसके बारे में ही हमने बनाया कि इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या है, तो ये क्वेश्चन वहीं से है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा कि क्योंकि तुलसीदास और रामचरितमानस उस समय काफ़ी न्यूज़ में थी, तो वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है विच ऑफ द, ये आपकी हिस्टोरिकल नॉलेज चेक करने के लिए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मोनार्क फॉर द कंटेम्प्रेरी ऑफ द तुलसीदास ऑथर ऑफ रामचरितमानस, अकबर, शेरशाह सूरी, कृष्णदेव राय, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अब आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, ए 1 and 2 ओनली, बी 2, 3 and 4 ओनली, सी 1 ओनली, डी 2 and 4 ओनली। तो फिर आपको 30 सेकंड का राउंड टाइम दिया जाता है और आप अपना आंसर 30 सेकंड में देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए 1 and 2 ओनली। केवल अकबर और शेरशाह सूरी ही कंटेम्प्रेरी थे तुलसीदास जी के, बाकी दोनों जो मोनार्क्स हैं, बाकी दोनों किंग कृष्णदेव राय, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ये कंटेम्प्रेरी नहीं थे, इनका टाइम पीरियड कुछ अलग था। टाइम पीरियड देख लेते हैं हम सबका क्या क्या था। तुलसीदास जी का जो टाइम पीरियड था वो 1532 से 1623 एडी बोल्स था, ठीक है, अराउंड 100 ईयर्स चाहिए थे। और इनके ही कंटेम्प्रेरी अकबर भी थे, जो अकबर का टाइम पीरियड 1542 से 1605 का था। तो आप देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग है दोनों के बीच में, तो दोनों मतलब सेम टाइम पीरियड में ही थे, मतलब जिए थे। तीसरा जो मोनार्क है हमारा टाइम पीरियड ऑफ शेरशाह सूरी, वो था 1846 टू 1545। मतलब कि तुलसीदास जी का जो लाइफ टाइम था उसमें शेरशाह सूरी का भी ओवरलैप करता था, मतलब तुलसीदास जी के जो फर्स्ट 13 ईयर थे वो शेरशाह सूरी के लास्ट 13 ईयर्स थे, ठीक है। तो ये 1532 में इनका जन्म हो चुका था, तो और तो शेरशाह सूरी की डेथ 1545 में हुई थी, तो मतलब दोनों कंटेम्प्रेरी थे। लेकिन जो बाकी के दोनों मोनार्क हैं वो कंटेम्प्रेरी नहीं थे, क्योंकि कृष्णदेवराय की जो डेथ थी वो 1529 में हो चुकी थी और इनका जन्म उसके 3 साल के बाद हुआ था। कृष्णदेवराय का टाइम पीरियड था 1471 टू 1529 एडी, ये कृष्णदेवराय का पीरियड था। और टाइम पीरियड ऑफ बहमन शाह, जिन्हों जो बहमानी किंगडम के फाउंडर, बोलते बहमानी सल्तनत के फाउंडर, इनका टाइम पीरियड था 1292 से 1358 एडी। तो ये काफ़ी मतलब 200 साल पुराने थे ये तुलसीदास जी से, ठीक है। तो ये केवल अकबर शेरशाह सूरी ही कंटेम्प्रेरी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये क्वेश्चन हमने पहले बोल दिया कि 28 जनवरी 2023 इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया, क्योंकि उस काफ़ी डिबेट चल रही थी, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी रामचरितमानस के ऊपर, तो वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनग्रेस a web-based application of Indian government is related to which of the following? A. Grassland and pasture management. B. Estimation of water. C. Estimation of green GDP. D. For sale of green bonds to retail investors. तो चलिए फिर वही 30 सेकंड्स आपको मिलता है इसका आंसर करने के लिए।
तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी। जो इनग्रेस वेब बेस्ड एप्लीकेशन है इंडियन गवर्नमेंट की, ये ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन के लिए है, तो आंसर इसका बी है। थोड़ा सा इनग्रेस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनग्रेस क्या है? तो इनग्रेस का फुल फॉर्म है इंडिया ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन सिस्टम। ये ग्राउंड वाटर को एस्टिमेट करने के लिए ही बनाई गई है। ये सॉफ्टवेयर है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसको सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने बनाया इन कोलैबोरेशन विद IIT हैदराबाद। और ये ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑल ओवर इंडिया के असेसमेंट के लिए है कि मतलब किस रीजन में, किस एरिया में कितना ग्राउंड वाटर के रिसोर्स हैं, उसको एस्टिमेट करने के लिए, मतलब सर्वेस और बाकी मेथड्स के थ्रू उनको मैपिंग की जाएगी और उनका असेसमेंट किया जाएगा ग्राउंड वाटर रिसोर्स रीजन वाइज कितने हैं। तो इनग्रेस उसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन या एक साइट बनाई है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमने 28 जनवरी 2023 द हिंदू का एक एडिटोरियल आया था, इंडियाज़ ग्राउंड वाटर गवर्नेंस इन बेटर शेप। यहाँ पे इसके बारे में मेंशन है, इनग्रेस के बारे में, तो वहीं से हमने लिया था। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। 5 क्वेश्चन जैसे कि हमने बोला था उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो किसी सीरीज़ का रहेगा या फिर हम लोग जो PYQs की सीरीज़ चला रहे हैं उसका रहेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। जितने भी आंसर्स आपने सही किए हैं उसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और गलत आंसर्स भी कमेंट कीजिएगा और ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने सही हुए, 1 2 3 4 5। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं, बाय।